गैस की द्रव में विलेयता। गैस को जब द्रव में घोला जाता है तो वे विलयन बनाती हैं। जो गैसें आसानी से द्रवीभूत होती हैं वे अत्यधिक विलेय होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक घुलनशील होती हैं ऑक्सीजन की तुलना में। ऑक्सीजन जल में बहुत कम मात्रा में घुली होती है। लगभग 5 से 10 मिलीलीटर ऑक्सीजन 1 लीटर जल में घुली होती है। गैसों का द्रव में विलेय होना एक साम्य अभिक्रिया है। गतिक साम्य होने के कारण गैस के विलयन में पाए जाने वाले अणुओं की संख्या एवं विलयन से निकलकर गैस के रूप में आने वाले अणुओं की संख्या बराबर होगी। यदि गैस को संपीड़ित कर गैस का दाब बढ़ाया जाता है तो इससे विलयन के ऊपर गैस के इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। गैस के अणुओं जो द्रव की सतह से टकराते हैं इनमें वृद्धि होती है और गैस की विलेयता बढ़ जाती है। दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता में वृद्धि होती है। उच्च दाब पर गैस की विलेयता भी बढ़ती है। अब हम गैस की द्रव में विलेयता संबंधित जो विलियम हेनरी का नियम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। विलियम हेनरी ने सबसे पहले जो गैस की विलेयता होती है उस पर दाब का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है इसका अध्ययन किया और यह बताया कि m समानुपाती होता है P के। m यहाँ पर विलेय गैस की मात्रा है और P वहाँ पर दाब है। m जो है वो विलायक के इकाई आयतन में गैस का द्रव्यमान, P साम्यावस्था पर विलायक के ऊपर गैस का दाब और समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो m बराबर KHP। KH यहाँ पर हेनरी स्थिरांक को बताता है। तो हेनरी नियम को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है, यानी m समानुपाती P के। हेनरी के ही समकालीन एक वैज्ञानिक है डाल्टन, उन्होंने भी किसी भी द्रवीय विलयन में गैस की विलेयता पर आंशिक दाब का प्रभाव पड़ता है यह बताया। हेनरी के नियम को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं कि दिए गए तापमान पर किसी भी विलयन में गैस का मोल प्रभाज यानी XA उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब यानी PA के समानुपाती होता है। तो PA समानुपाती XA। PA समानुपाती XA समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो PA बराबर KH XA। KH यहाँ पर हेनरी स्थिरांक है। अब हम यहाँ पर एक ग्राफ देख लेते हैं कि HCl गैस की साइक्लोहेक्सेन पर विलेयता। यहाँ पर जो ग्राफ है वह HCl गैस के आंशिक दाब एवं साइक्लोहेक्सेन में HCl गैस की जो HCl गैस का मोल अंश है उसके मध्य खींचा गया ग्राफ है। इस ग्राफ में एक सरल रेखा प्राप्त हुई है। ये जो सरल रेखा है वह मूल बिंदु से होकर गुजरती है और यहाँ पर एक ढाल प्राप्त होता है। ये ढाल KH स्लोप या सरल रेखा समीकरण से जब दर्शाते हैं तो जो ढाल है वो यहाँ पर KH के रूप में आता है। अब हम KH या जो हेनरी स्थिरांक है उस पर विभिन्न गैसों की जो विलेयता है वह किस प्रकार से निर्भर करती है इसके बारे में देख लेते हैं। तो एक सारणी में हमने ये देखा कि किस प्रकार से तापमान की बढ़ोतरी से विभिन्न गैसों की के लिए जो KH का मान है वह दिया गया है। तो यहाँ हम दो गैसों के बारे में विशेष रूप से चर्चा कर लेते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस की 293 केल्विन और 303 केल्विन पर जो हेनरी स्थिरांक की वैल्यू है उसको आप देखिए कि नाइट्रोजन गैस के लिए भी और ऑक्सीजन गैस के लिए भी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है KH की वैल्यू भी बढ़ती है।
लेकिन KH की वैल्यू के बढ़ने से जो गैस की विलेयता है वह कम होती है। इसलिए जो जल में घुला हुआ ऑक्सीजन है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो घुले हुए गैस की जो विलेयता है वह कम होने लगती है। तो ऑक्सीजन भी टेम्परेचर बढ़ाने पर उसके लिए KH की वैल्यू अधिक है। KH की वैल्यू अधिक है तो यहाँ पर गैस की जो विलेयता है वह कम हो जाएगी। यही कारण है कि जो जलीय जीव होते हैं वे ठंडे जल में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं गर्म जल के बजाय, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है KH या हेनरी स्थिरांक का मान भी बढ़ता है और हेनरी स्थिरांक के मान के बढ़ने से जो गैस की विलेयता है वह कम हो जाती है। इसे हम इस संबंध से भी देख सकते हैं कि PA बराबर KH XA। तो यदि हम KH को देखें तो वह XA के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो KH के मान के बढ़ने से जो विलेय गैस की मात्रा है या गैस की जो विलेयता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। अब हम हेनरी के नियम की कुछ सीमाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हेनरी का नियम तनु विलयन पर ही लागू होता है। यहाँ पर गैस की विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि गैस की विलेयता अधिक हो जाती है किसी विलयन में तो वहाँ पर हेनरी का नियम फॉलो नहीं होता है। साथ ही साथ यदि बहुत अधिक दाब है और बहुत कम ताप है तो वहाँ पर भी हेनरी का नियम पालन नहीं होता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि नाइट्रोजन गैस जो है वह 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक हेनरी के नियम को फॉलो करता है और इसके बाद वह विचलन दर्शाने लगता है। इसी प्रकार जो हाइड्रोजन गैस है वह भी 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक हेनरी नियम को फॉलो करता है और इसके बाद वह विचलन को दर्शाने लगता है। तो हेनरी के नियम के लिए दाब बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और तापमान बहुत कम नहीं होना चाहिए। अगला इसका दोष है कि किसी भी विलेय गैस की जो क्रियाशीलता है वो विलायक से नहीं होनी चाहिए। मतलब विलेय जो गैस है वो विलायक से क्रिया नहीं करने वाला होना चाहिए। साथ ही साथ उस विलेय का विलयन में संगुणन नहीं होना चाहिए और वियोजन भी नहीं होना चाहिए। इसका एक उदाहरण हम देखते हैं कि अमोनिया गैस को जब जल में घोला जाता है या अमोनिया की क्रियाशीलता जल के साथ जब देखते हैं तो यह यहाँ पर हेनरी नियम का पालन नहीं होता है, क्योंकि अमोनिया जब जल से क्रिया करता है तो यहाँ पर यह वियोजित होने लगता है NH4+ और OH- में। तो जहाँ भी विलेय पदार्थ का विलायक में या विलयन में वियोजन होने लगता है तो वहाँ हेनरी नियम का पालन नहीं होता है। अब हम हेनरी नियम से संबंधित कुछ अनुप्रयोग जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है, बहुत सारे जो जैविक प्रक्रियाएं हैं या बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल यूजेस हैं वहाँ पर हम हेनरी के नियम का प्रयोग देखते हैं। सबसे पहला उद्योगों में अगर देखें तो हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या जो सोडा वाटर प्रयोग करते हैं उसमें आपने देखा होगा कि किस प्रकार जैसे ही बॉटल को हम खोलते हैं उसमें से गैस निकलने लगती है। यानी उस बॉटल में बहुत अधिक प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड को विलेय कराया गया है। जैसे ही ढक्कन खोलते हैं अर्थात उसका प्रेशर या दाब हम कम करते हैं तो उसमें से गैस के बुलबुले कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुले के रूप में निकलने लगती हैं। तो जितना ज़्यादा उसमें प्रेशर डाला हुआ है उतनी अधिक गैस की विलेयता होती है। इस हेनरी नियम का प्रयोग हम इस प्रकार से जो कार्बोनीकृत पेय पदार्थ के उत्पादन में कर सकते हैं। अगला हम देखेंगे कि गहरे समुद्र में गोताखोरी के लिए किस प्रकार हेनरी का नियम एप्लीकेबल है। आप सभी जानते हैं कि गोताखोर जब समुद्र के नीचे गहराई में जाते हैं तो वो अपने साथ गैस का सिलेंडर लेकर जाते हैं। जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे गैस की विलेयता भी बढ़ती जाती है क्योंकि वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। ऑक्सीजन जो है वो विभिन्न प्रकार के मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है उसमें यूज़ हो जाता है, लेकिन जो नाइट्रोजन है वो अब भी रक्त में विलेय है। जैसे जैसे गोताखोर ऊपर सतह की तरफ आते हैं तो नाइट्रोजन बुलबुले के रूप में निकलने लगता है, क्योंकि यह ऊपर आने पर दाब में कमी होती है और जो विलेय नाइट्रोजन है वो बुलबुले के रूप में निकलने लगते हैं।
जिससे विभिन्न प्रकार के जो तंत्रिकीय क्रियाएं हैं वो बाधित होती है। विभिन्न प्रकार का जो नर्व रिएक्शंस है या जो रक्त के बहाव में रुकावट उत्पन्न होने लगती है, जिससे उन गोताखोरों को बहुत अधिक पीड़ा का अनुभव होता है, जो कि जानलेवा भी हो सकता है। तो इस प्रकार का जो रोग है इसे बेंड्स कहा जाता है। और इससे बचने के लिए सिलेंडरों में आजकल हीलियम गैस को भी भरा जाता है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ हीलियम को भरने का कारण ये है कि हीलियम की रक्त में जो विलेयता है वो बहुत ही कम होती है। तो यहाँ जो परसेंटेज है सिलेंडर में भरे जाने वाले गैस की, वह हम देख लेते हैं कि नाइट्रोजन 56.2%, ऑक्सीजन 32.1% और हीलियम 11.7% होता है। बहुत अधिक ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो सांस लेने में कठिनाई होती है, या जो पर्वतारोही होते हैं वे भी अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है और ऑक्सीजन का जो सांद्रण है वह कम होने लगता है। ऑक्सीजन के सांद्रता के कम होने के कारण जो मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति है वो बहुत ही कम हो जाती है और कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस प्रकार के रोग को एनॉक्सिया कहा जाता है। और सतह की तुलना में ऊपर का जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत ही कम होता है, तो ऑक्सीजन की विलेयता जो है या ऑक्सीजन का सांद्रण वो बहुत ही कम हो जाता है। तो इसलिए जो पर्वतारोही भी होते हैं वे भी अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलते हैं। अब हम देखेंगे फेफड़ों की क्रियाविधि में हेनरी का नियम किस प्रकार एप्लीकेबल है। जैसे ही वायु हमारे फेफड़े में प्रवेश करती है तो यहाँ ऑक्सीजन का आंशिक दाब बहुत अधिक होता है। तो ये जो ऑक्सीजन है वो रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। जब ऊतकों में यह पहुँचता है तो ऊतकों में यहाँ ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो जब ऑक्सीजन के आंशिक दाब की कमी होती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन मुक्त करता है और यही ऑक्सीजन कोशिकाओं को प्राप्त होता है विभिन्न प्रकार की कोशिकीय क्रियाओं के लिए। तो ये जो हेनरी का नियम है वो फेफड़ों की क्रियाविधि में भी एप्लीकेबल है। साथ ही साथ जलीय जीव जो जल में रहते हैं उनको भी ऑक्सीजन गैस मिलती है, क्योंकि जल में ऑक्सीजन घुली होती है। समुद्री के जीव या झील के जीव या तालाब के या नदी के जीव, क्योंकि उनमें उनको ऑक्सीजन मिलता है क्योंकि जल में ऑक्सीजन घुली हुई होती है। तो जलीय जीवन जो है वो भी संभव है क्योंकि जल में ऑक्सीजन घुला हुआ है, और जल में ऑक्सीजन की जो विलेयता है उसको भी हम हेनरी के नियम से समझ सकते हैं। हेनरी नियम पर आधारित कुछ संख्यात्मक प्रश्न। हाइड्रोजन गैस का जल में हेनरी स्थिरांक 5.35 गुणा 10⁷ टॉर है। 298 केल्विन ताप पर इस गैस की जल में विलेयता की गणना कीजिए। यदि विलयन पर इसके आंशिक दाब का मान 760 टॉर है, यह माना जाए कि विलयन और विलायक का घनत्व समान है। आइए अब हम इसे हल करके देखते हैं। यदि विलयन में जल के मोलों की संख्या N1 एवं H2 के मोलों की संख्या N2 हो तो हाइड्रोजन का मोल प्रभाज्य X2 बराबर N2/N1 प्लस N2। किसी भी तनु विलयन के लिए यहाँ N2 को हम नगण्य मान सकते हैं। तनु विलयन के लिए हाइड्रोजन के मोलों की संख्या को यहाँ पर हम नगण्य मान लेते हैं। तो यह फॉर्मूला होता है N2/N1। यहाँ N1 कैलकुलेट करने के लिए हमें 1000/18 लिखा है। यहाँ पर 1000/18 यानी 1 मोलल विलयन के लिए जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर 1 मोल जल के अणु 1 किलोग्राम में घुले हुए हैं। तो यहाँ पर 1000/18, 18 यहाँ पर जल के लिए अणुभार है। तो यहाँ N1 इक्वल टू आएगा 55.5 मोल। जल के मोलों की संख्या X2 बराबर N2/16
55.5, क्योंकि यहाँ पर N2 हमें नहीं पता है तो x2 बराबर N2 अपॉन 55.5। P2 बराबर KH x2, हेनरी के नियम के अनुसार यह फॉर्मूला है। KH यहाँ हेनरी स्थिरांक है जिसकी वैल्यू है 5.35 इंटू 10 टू द पावर 7 टॉर। P2 वाष्प दाब 760 यहाँ पर टॉर है। P2 वाष्प दाब 760 टॉर। तो KH की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, P2 की वैल्यू दी हुई है और यहाँ पर इस आधार पर हम N2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। KH इक्वल टू 5.35 इंटू 10 टू द पावर 7 इज इक्वल टू 760 अपॉन N2 अपॉन 55.5। तो यहाँ 55.5 को हम ऊपर ले जाते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट जो पद आता है वो है 5.37 इंटू 10 टू द पावर 7 इक्वल टू 760 इंटू 55.5 अपॉन N2। फिर हम यहाँ तिर्यक गुणा कर देते हैं तो N2 इंटू 5.35 इंटू 10 टू द पावर 7 इक्वल टू 760 इंटू 55.5। N2 की वैल्यू होगी 760 इंटू 55.5 अपॉन 5.35 इंटू 10 टू द पावर 7। N2 कैलकुलेट करने के बाद आता है 7.88 इंटू 10 टू द पावर -4। यहाँ 7.88 को हम लगभग 8 मान लेते हैं तो 8 इंटू 10 टू द पावर -4 हमारा आंसर होगा। यानी हाइड्रोजन की जल में विलेयता 8 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर होगी। हेनरी नियम पर आधारित दूसरा प्रश्न है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में हाइड्रोजन की विलेयता की गणना कीजिए यदि विलयन के ऊपर इसका आंशिक दाब 1 बार है। यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन का जल में हेनरी स्थिरांक 71.18 किलो बार है। KH यानी हेनरी स्थिरांक की वैल्यू दी हुई है 71.18 किलो बार। तो यहाँ किलो को हटाकर हम 10 टू द पावर 3 बार लिख सकते हैं। 71.18 इंटू 10 टू द पावर 3 बार यानी किलो बार को हमने कन्वर्ट कर दिया बार में। हेनरी के नियम के अनुसार जो फॉर्मूला है हाइड्रोजन के लिए वाष्प दाब यानी PH2 इक्वल टू हाइड्रोजन के लिए मोल प्रभाज यानी XH2 इंटू KH। KH की वैल्यू दी हुई है, X की वैल्यू हमें निकालनी है मोलों की संख्या तो N2 अपॉन N1 प्लस N2। यहाँ पर भी चूँकि तनु विलयन है तो हम N1 की तुलना में N2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। चूँकि हाइड्रोजन जल में घुला हुआ है तो यहाँ N1 जो है वो जल के लिए मोलों की संख्या को दर्शाता है क्योंकि जल यहाँ पर विलायक है। जल के लिए मोलों की संख्या हमने कैलकुलेट किया था लास्ट क्वेश्चन में 55.5 तो N2 अपॉन 55.5 ये XH2 की वैल्यू हो गई क्योंकि यहाँ पर हमने निकाला हाइड्रोजन के लिए मोल प्रभाज। PH2 यानी हाइड्रोजन के लिए वाष्प दाब इक्वल टू XH2 इंटू KH, यही फॉर्मूला है हमारा। यहाँ पर 1 बार दिया है हाइड्रोजन के लिए जो वाष्प दाब है 1 बार इक्वल टू N2 अपॉन 55.5 इंटू 71.18 इंटू 10 टू द पावर 3। N2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं 55.5 अपॉन 71.18 इंटू 10 टू द पावर 3। तो इस तरह से यहाँ पर मोलों की संख्या ज्ञात हो जाएगी 7.79 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर। तो यह जो N2 है वो हाइड्रोजन के लिए मोलों की संख्या प्राप्त हो गई और चूंकि पर लीटर में यह मान आया तो यहाँ पर इसकी विलेयता को यह शो करता है। तो प्रश्न हमारा था हाइड्रोजन की विलेयता की गणना करना। तो जो हमारे पास आंसर आया है 7.79 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर। हेनरी नियम पर आधारित तीसरा प्रश्न है यदि 293 केल्विन ताप पर नाइट्रोजन गैस को
जल में बुदबुदाया यानी बबलिंग किया जाता है तो 1 लीटर जल में नाइट्रोजन के कितने मिलीमोल विलय हो जाएंगे? यदि नाइट्रोजन गैस का जल पर आंशिक दाब 0.987 बार है तथा 293 केल्विन ताप पर नाइट्रोजन के लिए KH का मान यानी हेनरी स्थिरांक का मान 76.48 किलो बार है। किलो बार को हम यहाँ पर चेंज करके बार में कन्वर्ट कर देते हैं तो इंटू 10⁻³ कर देंगे। तो यहाँ पर हम फिर से हेनरी के नियम पर आधारित सूत्र लगाते हैं। चूँकि यहाँ पर हमें नाइट्रोजन गैस हमने लिया है तो Pn2 = KHxN2 मोलों की संग यहाँ मोल प्रभाज है तो सबसे पहले हम xN2 देखते हैं। xN2 यदि निकालेंगे तो Pn2/KH। तो xN2 के लिए हमें कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है आंशिक दाब नाइट्रोजन के लिए और अपॉन यहाँ पर हेनरी स्थिरांक दिया है। तो कैलकुलेट करके वैल्यू आती है 1.29 × 10⁻⁻5। तो यह हमें प्राप्त हुआ मोल प्रभाज नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन के लिए मोल प्रभाज बराबर N2/N1 + N2। तो यहाँ भी चूँकि तनु विलयन की बात हो रही है तो तनु विलयन में विलायक की तुलना में विलेय को हम नगण्य मान सकते हैं। तो यहाँ भी नाइट्रोजन गैस को जल में घोला गया है तो जल यहाँ विलायक है और नाइट्रोजन गैस यहाँ विलेय है। तो N2 के लिए जो मोलों की संख्या है N2 स्मॉल n2 मोलों की संख्या नाइट्रोजन गैस के लिए है उसको हम नेग्लेक्ट कर दिए तो N2/55.5 ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर जो मोल प्रभाज हमने प्राप्त किया था इसके लिए नाइट्रोजन गैस के लिए उस मान को रख देते हैं 1.29 × 10⁻⁻5 = N2 × 55.5। तो N2 की वैल्यू आती है 1.29 × 10⁻⁻5 अपॉन 55.5। तो इक्वल टू आता है 7.166 × 10⁻⁻4 मोल। तो यह प्राप्त होता है कि नाइट्रोजन गैस के लिए विलेयता, नाइट्रोजन गैस के लिए मोलों की संख्या प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2S सड़े अंडे जैसी गंध वाली जहरीली गैस है जिसका उपयोग गुणात्मक विश्लेषण में किया जाता है। यदि STP पर H2S की जल में विलेयता 0.195 m यानी मोलल है, हेनरी नियम स्थिरांक की गणना कीजिए। अब तक हमने जितने प्रश्न पढ़े उसमें हमने मोलों की संख्या कैलकुलेट की या फिर विलेयता कैलकुलेट किया। अब हमें कैलकुलेट करना है कि हेनरी स्थिरांक को कैसे हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 0.195 m का क्या अर्थ है। 0.195 स्मॉल m लिखा है मतलब मोलल सॉल्यूशन की बात हो रही है। तो यहाँ 0.195 मोल H2S गैस का 1 किलोग्राम जल में विलेय है यानी 1000 ग्राम जल में घुला हुआ है H2S गैस का 0.195 मोल। तो H2S के लिए मोलों की संख्या है यहाँ पर 0.195। H2S के लिए जो वाष्प दाब है वह है 0.987। यह भी प्रश्न में दिया हुआ है। यहाँ पर जल के लिए मोलों की संख्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हम 1 मोलर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो, क्योंकि 1 मोलर सॉल्यूशन होता है 1 ग्राम मोल डिज़ोल्व है 1 किलोग्राम जल में। तो यहाँ पर 1000/18 बराबर 55.5 ये है जल के लिए मोलों की संख्या। तो H2S का मोल प्रभाज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऊपर हम लिखेंगे H2S के मोलों की संख्या जो है 0.195 और नीचे हम दोनों को जोड़ देते हैं क्योंकि मोल प्रभाज में जिस घटक का निकालना होता है उस घटक के लिए मोलों की संख्या ऊपर है और विलयन के कुल मोलों की संख्या के योग को हम नीचे लिखते हैं।
तो 0.195 धन 55.55। तो इसको जब हम हल करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है H2S का मोल प्रभाव जाता है 0.0035। यहाँ हम फिर से हेनरी नियम पर आधारित जो समीकरण है या जो सूत्र है वो लिख लेते हैं। यहाँ हम फिर से हेनरी नियम पर आधारित सूत्र को लिख लेते हैं। PH2S इज इक्वल टू KH डॉट XH2S। PH2S का अर्थ है कि यहाँ पर ये वाष्प दाब है H2S के लिए और KH हेनरी स्थिरांक है और XH2S जो है वो H2S के लिए मोल प्रभाज है। तो KH इज इक्वल टू PH2S अपॉन XH2S। तो यहाँ पर H2S के लिए जो वाष्प दाब है वो 0.987 है अपॉन जो यहाँ पर H2S के लिए मोलों की या मोल प्रभाज जो हमने कैलकुलेट किया था 0.0035। यहाँ पर दोनों के अनुपात को कैलकुलेट करने पर जो मान है 282 बार। तो इस तरह से हेनरी स्थिरांक की वैल्यू प्राप्त हो जाती है।